हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है वो है बंगाल हिंसा के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे पुलिस। और ये स्टेटमेंट दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा लगातार हो रही थी, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह हिंसा पीड़ित के सभी मामलों को प्राथमिकता के रूप में दर्ज करे। अदालत ने राज्य सरकार को सभी पीड़ितों, यहां तक कि घायलों के लिए चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित करने और राशन कार्ड न होने पर भी प्रभावितों के लिए राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अदालत ने उक्त निर्देश दिया है। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। पूर्व में भी हाई कोर्ट ममता सरकार को फटकार लगा चुकी है जब उसने हिंसा की बात को नकार दिया था। देखिए, इसमें लगातार ये मांग उठाई जा रही थी, यहाँ तक कि राज्यपाल भी इस पर घिरे नजर आ रहे थे। पूरी तरीके से ममता जो बनर्जी की सरकार है वो हावी दिख रही है राज्यपाल पर, केंद्र पर। वो अपने राज्य में अपने ढंग से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चलाने पर आमादा है। नेक्स्ट न्यूज है, खुदरा और थोक व्यापार को मिला एमएसएमई का दर्जा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। फिर से सुन लीजिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हिंदी में हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कहते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एमएसएमई, यानी कि आप कह सकते हैं कि एमएसएमई जो है वो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। एमएसएमई में वह सभी व्यापार आते हैं जिसमें 30 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ हो और 100 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर एमएसएमई के अंतर्गत अपने मापदंडों को पूरा करते हैं। खुदरा व थोक व्यापारी भी अब एमएसएमई को मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे। सरकार ने खुदरा व थोक व्यापार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का दर्जा दे दिया है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। काफी लंबे समय से खुदरा व थोक व्यापारी इस दर्जे की मांग कर रहे थे। एमएसएमई की परिभाषा में इस बदलाव से 2.5 करोड़ खुदरा व थोक व्यापारी को लाभ मिलेगा। गडकरी ने कहा कि खुदरा व थोक व्यापार अब तक एमएसएमई के दायरे से बाहर थे। नए बदलाव से इन्हें भी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के तहत प्राथमिकता पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। इसके तहत बैंक, कृषि, एमएसएमई व कुछ अन्य सेक्टर को सस्ती दरों और प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देते हैं। एमएसएमई के दायरे में शामिल होने के बाद अब खुदरा व थोक व्यापारी उद्यम पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री लंबा शासन, अपना पूर्ण शासन नहीं कर पाता, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। इस साल 10 मार्च को ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 3 दिन से दिल्ली में रुके तीरथ को शुक्रवार दोपहर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी विधानसभा उपचुनाव में आ रही संवैधानिक अड़चन की जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि उन्हें ये पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद तीरथ उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश का पत्र सौंप देहरादून लौट गए, यानी कि उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया और बेबी रानी मौर्य ने भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नए मुख्यमंत्री पद का चयन न होने तक उन्हें ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया है। नेक्स्ट न्यूज है, छात्र शिक्षक अनुपात में दिल्ली 36वें नंबर पर। तो इसकी रेटिंग कौन करता है? इसकी रेटिंग जो ये आंकड़े आए हैं उस किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये जारी किए गए हैं UDI
UDISE, UDISE। अब UDISE का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। फिर से सुन लीजिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली भी कह सकते हैं। इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर को, यानी कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसको यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली 37 राज्यों में दिल्ली 36वें नंबर पर है, पहले पर सिक्किम है और रेटिंग उसकी 6.7 है। तो न्यूज़ में देख लेते हैं क्या है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए छात्र शिक्षक अनुपात बहुत महत्वपूर्ण मापदंड होता है। छात्र गुणवत्तापूर्वक और बेहतर शिक्षा हासिल करें, इसके लिए छात्र शिक्षक अनुपात का कम होना बहुत जरूरी है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में देश के बाकी राज्यों से पीछे है। स्कूली शिक्षा के लिए वर्ष 2019 की संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी कि UDISE द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 37 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात की रैंकिंग के मामले में दिल्ली 36वें नंबर पर है। उससे पीछे सिर्फ एक राज्य बिहार है। दिल्ली का छात्र शिक्षक अनुपात 32.7 है, यानी 32.7 छात्रों पर यहां एक शिक्षक है। छात्र शिक्षक अनुपात की रैंकिंग में सिक्किम पहले स्थान पर है, यहां पर 6.7 स्टूडेंट पर एक टीचर है और बिहार में 55.4 पर एक टीचर है। उच्च प्राथमिक शिक्षा के मामले में दिल्ली का छात्र शिक्षक अनुपात 29.3 है, जो सभी राज्यों से पीछे होने के बाद भी मानक के अनुरूप है। इस वर्ग में लद्दाख 4.1 के साथ बेहतर है, जबकि बिहार का अनुपात इसमें 19.4 और उत्तर प्रदेश का 24.4 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर अनुपात 30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 है। शिक्षाविदों के मुताबिक दिल्ली का खराब छात्र शिक्षक अनुपात लर्निंग आउटकम यानी सीखने का परिणाम और गुणवत्ता में पिछड़ेपन की एक प्रमुख वजह है। अब देखिए यहाँ पर जो पहले स्थान पर है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर सिक्किम है जिसमें 6.7 छात्रों पर एक टीचर हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश जिसमें 15.3, जम्मू कश्मीर में 15.4, उत्तराखंड में 18.5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लद्दाख में यथास्थिति बहाल न हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। ये स्टेटमेंट दिया है CDS जनरल बिपिन रावत ने। भारत और चीन सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में पूर्व बाली यथास्थिति बहाल करने में सक्षम है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे, यह दोनों देशों के हित में है। यह बात तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत ने कही है। थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में जनरल रावत ने कहा कि भारत कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसा कि पूर्वी लद्दाख इलाके में उठाया गया था। उन्होंने कहा कि हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है, चीज़ों को हल्के में ना लें। हम कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने और जवाब देने के लिए तैयार हैं, जैसा हमने भूतकाल में यानी पास्ट में किया हुआ है। चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों में सामान्य स्थिति की बहाली के संबंध में पूछे गए सवाल में जवाब में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखें। समस्या का शांतिपूर्ण निदान निकल आएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से यथास्थिति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर पहले वाली यथास्थिति पैदा नहीं होती है तो जाहिर है कि अप्रत्याशित घटनाओं का खतरा बना रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेंगे 25 देशों के कैडेट। अगले साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में NCC अपने कैडेटों की परेड को नया आयाम देगी। इस क्रम में 25 देशों के करीब 250 से अधिक युवा कैडेट गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर राजपथ पर तिरंगे को सलामी देंगे। खास बात यह होगी कि पहली बार इन विदेशी कैडेटों का चयन मेहमान देश की बजाय मेजबान भारत करेगा
और इसके लिए बाकायदा वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इतना ही नहीं, यह पहला मौका होगा जब इन देशों के प्रतिनिधि भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए एनसीसी के परेड में किए जा रहे बड़े परिवर्तन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड एनसीसी की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी वाला कार्यक्रम है। अभी तक इसमें आमंत्रित मेहमान देश अपने कैडेट चुनकर भेजता था। इस बार हमने खुली प्रतियोगिता के जरिए इच्छुक कैडेटों का चयन किया है। इसके लिए भारतीय दूतावास के सहयोग से उन देशों में भारत की संस्कृति, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, तो अब हम बिजनेस पेज पर आ गए हैं। बिजनेस पेज में जो हमारी पहली न्यूज है वो है कि पहली तिमाही में रिकॉर्ड निर्यात। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2021 में रिकॉर्ड तिमाही निर्यात किया गया है। इस वर्ष अप्रैल जून में वस्तुओं का निर्यात 95.36 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 85.36% और वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि से 17.85% अधिक है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 82 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। इससे पहले यानी पिछले वित्त वर्ष में 2020-21 की आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च 2021 में 90 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था, जो उस वक्त तक का तिमाही रिकॉर्ड था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वस्तुओं का आयात 126.14 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 107.99% अधिक है। नेक्स्ट न्यूज है, ई कॉमर्स में एफडीआई पर जल्द स्थिति स्पष्ट करेगा केंद्र सरकार। सबसे पहले आपको ई कॉमर्स पता होना चाहिए। ई कॉमर्स मतलब जब हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी लेन देन करते हैं या फिर खरीदारी करते हैं, उसे ई कॉमर्स के जरिए ही करते हैं। जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद एफडीआई क्या होता है? एफडीआई जिसका फुल फॉर्म जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिसमें उसका पैसा लगता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार की मतलब कई अधिकार उसको हासिल हो जाते हैं। और इसकी जो शुरुआत है, एफडीआई की शुरुआत है, वो 1991 में हुई थी। अब न्यूज़ में देख लेते हैं, सरकार ई कॉमर्स कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट करेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दो टूक कहा कि ई कॉमर्स में एफडीआई पर सरकार नीतियों में कोई बदलाव नहीं करने वाली है, क्योंकि ये नियम शीशे की तरह साफ हैं। घरेलू कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग ई कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई नियमों में लगातार उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है। वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि हम ई कॉमर्स नीति और उससे जुड़े स्पष्टीकरण जल्द लाएंगे। हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नीतियों का अक्षरशः और मनोयोग से पालन नहीं हुआ है। सरकार निश्चित रूप से ऐसे मामलों से संबंधित स्पष्टीकरण जल्दी लाएगी। नेक्स्ट है, सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना के लिए 707 जिलों के प्रस्ताव मंजूर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित किया है। इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में एक वर्ष के भीतर छोटी इकाइयों की स्थापना की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल की गई है। योजना के तहत शुरू की जाने वाली सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय व तकनीकी मदद भी मुहैया कराई जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को बढ़ावा देने को ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रयास किए हैं।
अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है सऊदी अरब में वैश्विक महत्व वाला बदलाव, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण द्वारा। आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में सऊदी शासक प्रिंस महमूद बिन सलमान का एक इंटरव्यू अल अरबिया चैनल पर आया। इंटरव्यू लेने वाले प्रसिद्ध पत्रकार अब्दुल्ला अल मुद्दफर ने थे। कुछ अवलोकनकर्ता इसकी अनेक बातों को धरती हिलाने वाली जैसी घटना कह रहे हैं। विदित हो कि इधर 3 दशक से अधिक समय से सऊदी अरब पूरे विश्व में बहावी इस्लाम का प्रेरक रहा है। कई मुस्लिम भी मानते हैं कि सऊदी धन से ही भारत के उदारवादी मदरसों में उग्रवादी पाठ भरे गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया विश्व के आतंकवाद के फलने फूलने का बड़ा कारण रही है। इसी पृष्ठभूमि में नए सऊदी शासक की नीतियां एक बड़ा बदलाव है। प्रिंस सलमान के अनुसार अधिकांश हदीसें ऐसी हैं जिन्हें कदापि बाध्यकारी नहीं रखा जा सकता। प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी अद्भुत करते हुए वह कहते हैं कि प्रोफेट ने ही कई हदीसों के रिकॉर्ड जला देने का हुक्म दिया था और उन्हें लिखने से मना कर दिया था। इस प्रकार शरीयत के अधिकांश निर्देश निष्प्रभावी हो जाएंगे क्योंकि वे इक्के दुक्के व्यक्तियों के कहे होने के बल पर बने थे। अब तक दुनिया भर के उल्मा केवल मुस्लिम हितों की बात करते रहे हैं, पर प्रिंस सलमान मानवता के हित का उल्लेख करते हुए यह भी कह रहे हैं कि मजहबी मामलों में कुरान के स्पष्ट निर्देशों के सिवाय किसी बिंदु पर दंड नहीं दिया जाएगा, और वह भी उसी तरह जैसे प्रोफेट ने उसे लागू किया था। प्रिंस सलमान कुरान और सुन्ना की व्याख्या करते हुए सऊदी नागरिकों के हित, सुरक्षा, देश की उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी मानते हैं। पर्यटन उद्योग का उदाहरण देकर कहते हैं कि यदि किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों से अलग विचित्र कानून होगा तो बाहरी पर्यटक नहीं आएंगे, उससे उस देश की ही हानि होगी। इसी तरह आर्थिक व्यापारिक नियमों की अंतर्राष्ट्रीय चलन के अनुरूप होने चाहिए, वरना बाहरी निवेश का अभाव होगा। एक और अफ्रीका से एशिया तक कई देशों में उग्रवादी इस्लाम बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अरब देशों में विपरीत प्रक्रिया चल रही है। अब स्वयं सऊदी लोग इस्लाम से पहले और इस्लाम से भिन्न अपने इतिहास और संस्कृति को महत्व दे रहे हैं। यह बुनियादी परिवर्तन का संकेत है जिसे भारतीय मुसलमानों को भी नोट करना चाहिए। वैश्विक इस्लाम स्पष्टता एक गंभीर मोड़ पर है। चूंकि भारत ऐतिहासिक रूप से इस्लाम का एक महत्वपूर्ण केंद्र और क्षेत्र रहा है, इसलिए सारी स्थिति से पूरी तरह अवगत होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए, हिंदू और मुसलमान दोनों को। नेक्स्ट आर्टिकल है अतिक्रमण पर अलग अलग मानदंड। यह आर्टिकल लिखा है स्वतंत्र टिप्पणीकार पंकज चतुर्वेदी ने। दिल्ली की सीमा से सटे फरीदाबाद के खोरी गांव में 10,000 घरों में रहने वाले कोई 1 लाख लोगों को उजाड़ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून के हिसाब से सटीक है, लेकिन यह एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जिस तंत्र की लापरवाही से यह अवैध कब्जों का साम्राज्य खड़ा हुआ, वह ऐसी मानवीय त्रासदी से निराप कैसे रह सकता है। शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा अतिक्रमण रोधी अभियान अभी तक नहीं चला होगा, जिसमें 35 धार्मिक स्थल, 5 स्कूल, 2 अस्पताल, एक बड़ा बाजार सहित समूची बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। यह अगर बारीकी से देखें तो समूची कार्रवाई उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, जिसने कई ऐसे आदेशों पर राज्य सरकारें कुंडली मारी बैठी हुई हैं। यह विचार करने का समय है कि यदि समस्त सरकारी जमीनों से सभी अवैध कब्जे हटा दिए जाएं तो देश का स्वरूप कैसा होगा। दिल्ली में ही अवैध कॉलोनियों को नियमित करने, झुग्गी बस्ती बसाने और विस्थापन पर नए स्थान पर जमीन देने, मुआवजा बांटने के तमाशे सालों से हर सरकार करती आ रही है। खोरी गांव अरावली पहाड़ की तली पर 1980 के आसपास बसना शुरू हुआ था, जब यहां खनन शुरू हुआ। पहले खदानों में काम करने वाले मजदूरों की कुछ झुग्गियां बस्ती, फिर विस्तार लकड़पुर गांव से दिल्ली की सीमा तक होता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में खनन पूरी तरह बंद कर दिया गया और यह बस्ती मेहनत मजदूरी करने वालों से आबाद होती चली गई। पावर ऑफ अटर्नी पर गरीब श्रमिक जमीन खरीदते रहे और अपनी सारी कमाई लगाकर अधपक्के ढांचे खड़े करते रहे। इधर दिल्ली सुरसा मुख सी
फैलती रही। इधर फरीदाबाद गुरुग्राम सड़कें आने के बाद सारा इलाका नगर निगम क्षेत्र में अधिसूचित हो गया। इस 1 लाख आबादी की रिहायशी भले ही हरियाणा में हो, लेकिन दिल्ली से तार खींचकर यहाँ घर घर दी जाती है बिजली। बाकायदा 13.5 रुपये यूनिट की वसूली ठेकेदार करते हैं। पानी के लिए टैंकर का सहारा, 1,000 रुपये प्रति टैंकर की दर से माफिया पानी भरता था। पीने के लिए 20 रुपये की 20 लीटर वाली बोतल घर घर सप्लाई की जाती थी। जाहिर है कि यहाँ हर महीने अकेले बिजली पानी का कारोबार 20 करोड़ रुपए से कम नहीं था। असल में खोरी की कोई 100 करोड़ जमीन नगर निगम की है। पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत यह जमीन वन विकसित करने के लिए अधिसूचित है। आज़ादी के समय देश के हर गांव में एक परती या चारगाह की जमीन होती थी। हर गांव में मवेशियों के चरने के लिए बड़े हरियाली चक को छोड़ा जाता था। आज शायद ही किसी गांव में चरगाह की जमीन बची हो। देश का कोई भी शहर कस्बा ऐसा नहीं है जहां बाजार या दुकान के नाम पर कुछ फुट सरकारी जमीन पर कारोबार आगे ना बढ़ाया गया हो। पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ पर दुकान सजाना तो अधिकार में शामिल है। हर कॉलोनी में घर के आगे की कुछ जमीन पर क्यारी लगाने, गाड़ी खड़े करने का चबूतरा या शेड बनाने में किसी की कोई लज्जा नहीं आती है। दिल्ली की सीमाओं पर सार्वजनिक सड़क पर कब्जे पर पक्की संरचनाएं खड़ी कर 7 महीने से धरना दे रहे किसानों पर कोई कानून लागू नहीं होता। जाहिर है ऐसे अतिक्रमण प्रधान देश में खोरी को बगैर विकल्प के उजाड़ देना भले ही वैधानिक हो, लेकिन नैतिक या मानवीय कतई नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है बेनकाब बंगाल सरकार। ये न्यूज़ पहली न्यूज़ ही हमने इस पर डिस्कस करी है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका ने 20 साल बाद छोड़ा अफगानिस्तान का प्रमुख बेस। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना और नाटो ने कूच कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने करीब 20 साल के बाद अफगानिस्तान के सबसे प्रमुख बगराम एयरबेस को छोड़ दिया है। यह एयरबेस तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए हुए युद्ध और अमेरिका पर 9/11 में हुए आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार अलकायदा के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ के लिए अमेरिकी सेना का केंद्र रहा था। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एयरफील्ड अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा बल को पूरी तरह से सौंप दिया गया है। राइटर एजेंसी के मुताबिक इसका औपचारिक ऐलान शनिवार को होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत समेत 130 देशों ने किया वैश्विक न्यूनतम कर समझौता। भारत समेत लगभग 130 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा समर्थित वैश्विक न्यूनतम कर पर सहमति जताई है। इस समझौते पर भारत, चीन जैसी आर्थिक महाशक्तियों के साथ बरमूडा और कैमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन देशों ने भी दस्तखत किए हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम दरों वाले देशों में अपने मुनाफे को स्थानांतरित करके कर देनदारी से बचने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर जारी प्रयास के बीच इन देशों ने कर लगाए जाने का समर्थन किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने गुरुवार को समझौते की घोषणा की है। समझौते में उन देशों में वैश्विक कंपनियों पर भी कर लगाने की बात कही गई है जहां वे ऑनलाइन कारोबार के जरिए मुनाफा कमाते हैं, लेकिन भौतिक रूप से उनकी मौजूदगी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कम से कम 15% की दर से कर लगाने के प्रस्ताव के बाद यह समझौता सामने आया है। अमेरिकी प्रस्ताव से इस मामले में बातचीत में तेजी आई है। तो ये आज का यानी 3 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।